आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ने वाले हैं बताओ जरा। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन। अब देखो कंप्यूटर का जो लगभग सही रूप से देखें तो 1940 के बाद से विकास चालू हुआ है। 1940 के बाद ही मान लो 1940 या 45 के बाद से, तो 40 से लेकर अभी तक यानी कि 2023 मान लो। तो अब बताओ जरा कितने साल हो रहा है 40 से लेकर 2023 तक? 20 और ये 60 कितने हो गए? 80, यानी कि 80 साल हो गए। तो 80 साल अगर हम एक ही प्रकार की डिवाइस के अनुसार काम करेंगे तो पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल के साथ साथ काम करना भी मुश्किल है। तो यहाँ धीरे धीरे एक बात बताओ, आप अपने आप में डेवलपमेंट करते हो तो सिंपल सी बात, जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी कंप्यूटर में क्या करे, रिसर्च करते गए और धीरे धीरे कंप्यूटर को विकसित करते गए। तो जब विकसित करे तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो यहाँ जब देखोगे आप तो देखो जनरेशन हम किसे बोलते हैं, यानी कि एक लंबा ड्यूरेशन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो बड़े बड़े बदलाव के कारण उनको हमने बांट दिए कैसे, छोटे छोटे खंड में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में। उन पार्ट्स को ही हमने बोल दिया जनरेशन। और जनरेशन कितनी बदल चुकी है, अभी 5वीं चल रही है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, पहले से 5वें, 6वीं जनरेशन भी आ सकती है, 7वीं भी आ सकती है। अब आपके रहते में आगे तो अच्छी बात है, पढ़ लेंगे। यहाँ देखो इसी को बड़े रूप में देखते हैं अपन। यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको देखो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे देखो काफी बड़े नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति देखो इतना छोटा सा नजर आ रहा है, जबकि अभी के हम बहुत बड़े नजर आते हैं और कंप्यूटर छोटा सा। तो पहले के समय में विपरीत था कि नहीं, अपोजिट था मामला। क्योंकि यहाँ पे देखो जब शुरुआत में टेक्नोलॉजी आती तो उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, तो क्या होता है, काम चल जाए वही बहुत होता है। तो उसके लिए क्या था, देखो एक कमरे बराबर, कमरा ही एक बिल्डिंग बोल दो, जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे। उसको चलाने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उसमें मशीनरी यानी लोहा है, जो भी डिवाइस है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो खर्चा आएगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे इस कठिनाई को दूर करके उन्होंने क्या करे, इसको थोड़ा सरल करे। तो देखो एक बेंच हो गई आपकी, रहती है ना ऑफिस की बेंच होती है जिसमें ड्रॉज वगैरह होते हैं, तो उतना बड़ा किया गया, यानी कि एक कमरे बराबर के हिसाब से इसको देखें तो इसको 2-3 हम रख सकते हैं कमरे में, 2-3 या 4। तो इसको छोटा किया गया कि नहीं, कर दिया गया। अब क्यों किया गया वो आगे देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, बहुत बड़े थे, है ना, बिजली भी ज़्यादा लगती थी। उसको अपग्रेड करके क्या किया गया, थोड़ा छोटा किया गया। अब इसके बाद भी इसमें भी देखो काफ़ी वजन था। अब ये वजन था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं क्या, ले जा सकते हैं, टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए तो आफत। पर इसको फिर अपग्रेड किया गया, इस प्रकार से बनाया गया, ब्रीफकेस मतलब सूटकेस होता है ना, तो ऐसे आकार के बनाया गया। हालांकि ये भी थोड़े वजनदार थे और ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर से इसको अपग्रेड किया गया, कहाँ पे, 4th में। तो अब देखो अभी के जैसे कंप्यूटर दिख रहा है। और 4th के बाद कौन सी आ गई हमारी, 5th। टोटल कितनी जनरेशन है, 5, है ना। अब बदलाव क्यों हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे हमारे में देखो इंसान की भी पीढ़ी रहती कि नहीं, पुरानी पीढ़ी के, उसकी पुरानी पीढ़ी के, तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते तब पीढ़ी चेंज होती है। आप ऐसा बोल दोगे क्या कि 2005 में कोई पैदा हुआ, 2010 में हुआ तो अलग अलग पीढ़ी हो गई, नहीं बोलेंगे ना। बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वर्ष हो जाते हैं, उसके बाद पीढ़ी चेंज होती है। तो आप देखो जब हमने पीढ़ी की बात करी तो 1945 1940 के बाद से हमारी क्या हुई, जनरेशन चालू। क्या उसके बाद कंप्यूटर था ही नहीं क्या, मॉडर्न कंप्यूटर नहीं था, यानी कि आज के समय में जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से कंप्यूटर नहीं था। पर कंप्यूटर का विकास तो बहुत समय पहले हो चुका चाइना में। तो कैसे हुआ, देखो यहाँ अबेकस बनाते, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अबेकस देखो ये 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं, है ना, 2700 ईसा पूर्व, सिंधु सभ्यता। उसके बाद देखो यहाँ पे पास्कल जो कैलकुलेटर था ये 1652 में, देखो ये 1652 चल रहा, 1694, 1620, देखो ये स्टेप रेकनॉर है। इसके बाद देखो अर्थ मीटियोर है। उसके बाद देखो आपको कंप्यूटोमीटर है, देखो कंप्यूटर से मिलता जुलता टाइप है, पर ये 1887 में बना। देखो ये कंप्यूटोग्राफ है। फिर उसके बाद देखो डिफरेंस इंजन बना, ये 1822 में। उसके बाद एनालिटिकल इंजन बना। डिफरेंस इंजन फेल हो चुका था, क्यों हो चुका था, कुछ कमियां रही होगी। चार्ल्स बेबेज ने बनाया, कंप्यूटर के पिताजी उनको बोला जाता है, ठीक है। और फिर बना क्या, एनालिटिकल इंजन। तो एक बार असफल हो गए तो छोड़ देंगे वो, अपग्रेड करके उनने क्या बनाया 1834 में, देखो 22 में बनाए तो फेल हो गया, फिर 34 में बनाया, कितने साल बाद, 12 साल बाद, तो क्या हो गया वो सफल। और यहीं पे पहली प्रोग्रामिंग भी बनी थी, ठीक है, किसके नाम से, एडा के नाम से, 01 बाइनरी कोड जिसे बोलते हैं। इसमें मतलब जो मशीन है, सिंपल सी बात है, मशीन काम थोड़ी करेगी,
कब तक काम नहीं करेगी? जब तक कोई सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। मशीन तो मशीन है ना, उसमें क्या डालना चाहिए? सॉफ्टवेयर, तभी वो काम करती है। तो सॉफ्टवेयर के रूप में पहली प्रोग्रामिंग क्या की गई? एडा। एडा नाम की एक महिला है, उसने प्रोग्रामिंग की थी, इसके नाम से ही क्या बना दी गई? एडा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये देखो मिलेनियर। तो सिंपल सी बात है, 8 ऐसी मशीन थी जो कि हमारी मॉडर्न कंप्यूटर के पहले बन चुकी थी। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। आपको इस एक स्लाइड में पूरी जनरेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको थ्योरी आगे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो सबसे पहली जनरेशन की बात करें, देखो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई। अब खत्म क्यों हुई? कोई ना कोई चीज़ विकसित हो गई होगी। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, एक डिवाइस यूज होती है, हार्डवेयर कौन कौन से, इसकी विशेषताएं क्या है और सिस्टम। तो पहली जनरेशन जो है आपकी मोटा मोटा देखे 40 से 56। अब ये आप स्टाम्प पे मत लिख लेना 40 से ही शुरू हुई है, कहीं कहीं वो 45 मिल जाएगा, कहीं 49 मिल जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल नहीं है, एक अनुमानित देख लो आप कि लगभग 10 से 15 साल के बीच का जो ड्यूरेशन था वो क्या था? फर्स्ट जनरेशन का। कब से कब तक? 40 से 56। और यहाँ जो डिवाइस यूज हुई थी, आज की डेट में आपने देखे ना, बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर होता है क्या? नहीं होता। उस समय प्रोसेसर के रूप में क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब, ये बल्ब टाइप का, अच्छा बड़ा हुआ करता था, वहाँ छोटा जरूर दिख रहा है, अच्छा बड़ा हुआ करता था। अब इतना सा बल्ब इतनी ज़्यादा बिजली लेता है, तो ये कितनी नहीं लेता रहा होगा। और उसके बाद उतना बिल्डिंग बराबर की मशीन, तो उसमें बिजली नहीं लगेगी, तो बिजली की खपत ज़्यादा लेगा कि नहीं। तो ये पहली जनरेशन में जो डिवाइस यूज हुई थी इसका नाम क्या है? वैक्यूम ट्यूब। और इनपुट और आउटपुट की बात करें तो ये इनपुट जो है पंच कार्ड से लेता था। पंच कार्ड मतलब पेपर में होल बने रहते थे, उसके माध्यम से, ठीक है, कागज पे। स्टोरेज काफ़ी कैसी थी? स्लो, मतलब स्लो या लो बोल दो, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी के डेट में हम 1000 GB डाटा भर दो तो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, किसने मतलब इसमें देखो श्रेय किसको जाता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को? JP एकर्ट और JW मोचली, है ना। आप किसी का भी नाम रख देना और उससे आपको याद रहेगा। जैसे अपने दोस्तों का नाम रख दो JP एकर्ट और JW मोचली, जिसके 2 दोस्त होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं और उनको बोल देना फर्स्ट जनरेशन के निर्माता। तो आप कभी भूल पाओगे क्या? नहीं भूलोगे, और याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। किसी का भी नाम रख दो, कौन सा गलत है, वो नाम ही तो है। उसके बाद देखो आपको सेकंड जनरेशन की बात करें, 56 में यहाँ एंड हुई, तो 56 से शुरू हुई, ये भी लगभग 10 वर्षों के आसपास चली। तो ये डिवाइस क्या हो गई? एंड, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा बिजली जाती रहेगी। तो वैज्ञानिक ने कहीं ना कहीं परेशान होकर क्या करे? एक नई डिवाइस, यानी कि इसको ही अपग्रेड करे होंगे कि दूसरी बना दिए। दूसरी क्यों बनाएंगे? काम तो प्रोसेसिंग का वो भी कर रही, तो उसी को ध्यान में रखकर अपग्रेड करे और चेहरा बदल दिए। समझ गए? जैसे आप बचपन में कैसे टेढ़ताड़ दिखते, थोड़े मॉडर्न होते जाते हैं, फिर ज्ञान भी बढ़ता है, फिर और निखार आ जाता है। ज्ञान से निखार आता है, चेहरे से आता है? चेहरे से आता है, ज्ञान से आता है। ठीक है, चलो यहाँ इस डिवाइस का नाम क्या था? ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे आपको देखने को मिला है मैग्नेटिक टेप ही आ गई। मैग्नेटिक टेप का मतलब स्टोरेज के लिए, आप डाटा स्टोर करते हैं ना। और इसको किसने बनाया था? शॉकली। शॉक का मतलब क्या होता है? करंट लगता है कि नहीं लगता, उसी को शॉक बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, इसमें ज़्यादा बिजली लगती थी कि नहीं? वैक्यूम ट्यूब में लगती थी। तो ये विलियम व्यक्ति क्या कर रहा होगा वहाँ पे? कुछ काम कर रहा होगा, तो उसको लगा शॉक, है ना, तो उसने शॉक से क्या बना दिया? ट्रांजिस्टर बना दिया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना। उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें, 63 से 71 के ड्यूरेशन में चली और इसका नाम था प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर से अपग्रेड हो गई, IC, OIC, है ना। और IC ऐसा मत बोलना, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। जैसे आज की डेट में आप देखें चिप आती है, चिप इतनी बड़ी चिप रहती है ब्लू कलर की, उसमें वायरिंग अंदर से फिट रहती है, छील नहीं सकते उसको। जबकि कुछ वायर रहते हैं जैसे ये वाले, इनको हम अलग से छील सकते हैं, पर चिप के अंदर का नहीं कर सकते। तो उस चिप को ही क्या बोला जाता है? IC। क्या बोला जाता है? IC। सिलिकॉन की बनी रहती है, ठीक है, सिलिकॉन आप समझते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। और लार्ज कैपेसिटी की डिस्क आ गई, मैग्नेटिक टेप आ गए। और देखो यहाँ पे इसने बनाया था किसने? विलियम शॉकली ने। यहाँ पे बनाने वाले का नाम है जैक किल्बी। जैक का मतलब समझते हैं कि नहीं? गाड़ी पंचर होती, कार तो जैक लगाते कि नहीं? मतलब क्या? थोड़ा सा सहारा देना, कि पूरे उठा देते? सहारा देते हैं, है ना। जैसे आप गिरने लगे जैक लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा सहारा देना। अब बताओ यहाँ इसको करंट लगा, किसको? विलियम शॉकली को। शॉक लगा तो उनने क्या बना दिया? ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर इनने काफी अच्छा काम किया, उसको शाबाशी देने जाना पड़ेगा कि नहीं?
शाबाशी देंगे और साथ में उसको मोटिवेशन देंगे, हाँ थोड़ा सा जैक लगाया जाए तो ताकि क्या हो और अपग्रेड हो। तो नीचे वाले भाई साहब ने क्या करे, थोड़ा सा जैक लगाए तो ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करके आईसी में कन्वर्ट कर दिए। समझ गए, ये भी सिलिकॉन की थी और ये भी सिलिकॉन। अब बताओ मुझे, अपग्रेड हो रही है तो कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं? इसकी कैसी रही होगी? लो, मतलब ऊपर वाली जो है उसकी कैपेसिटी कैसी रही होगी? वेरी लो। इसकी अपेक्षा इसकी जो है कई गुना बढ़ गई और साइज में भी कैसी थी? छोटी। उसके बाद आईसी बनी तो आईसी और छोटी हो गई और कैपेसिटी बढ़ गई। तो बनाने वाले का नाम पता चल गया। अब आईसी को और ज्यादा नहीं बनाया जाएगा, बाद में भी आईसी चलेगी। आईसी को ही अपग्रेड कर दिया जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको देखो, इसको अपग्रेड किया गया तो इसको माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर आप समझते हैं, छोटी सी चिप हमारे दिमाग में भी होती है जिसको डिकोड नहीं कर सकते, न्यूरॉन्स के थ्रू जो होती है। तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो गई आपकी? आईसी ही अपग्रेड होके हो गई। कहाँ पे? 4th जनरेशन में, 71 से 80। और 5th जनरेशन की अगर बात करें तो 80 के बाद बोल दो या फिर उसके आसपास ही बोल दो। अभी जो वर्तमान में कंप्यूटर चल रहा है वो 5th जनरेशन के। हम भले पुराने यूज कर रहे हैं, परंतु हम अगर नए लेंगे तो देखो एआई आ गया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखो 11, विंडोज 11 देखे कि नहीं, उसमें भी एआई आ गया है। चैट जीपीटी सुने होंगे, वो भी क्या है? एआई से लैस है। तो सिंपल सी बात आप सोचो, वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर है वो क्या है? एआई वाले, यानी कि आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, खुद से सोच सकता है। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, फ्यूचर में भी जब बनेंगे कंप्यूटर तो उसमें भी एआई रहेगी कि नहीं? तो वो कंप्यूटर भी किस श्रेणी में जाएंगे? अब बहुत बड़ा कुछ बदलाव होगा। बायोलॉजिकल कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर बनेंगे तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई चेंज होगा जनरेशन, है ना। कुछ भी चीज़ें जैसे यहाँ पे आपको देखो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो वेरी लार्ज को ही अपग्रेड करके क्या किया गया? अल्ट्रा लार्ज है आईसी, है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप पोर्टेबल फ्लॉपी थी, यहाँ पे भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क मतलब डीवीडी सीडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं। आप थोड़ी थोड़ी विशेषताएं देख लेते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखो पहली जनरेशन 40 से 56 तक चली, यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। बनाने वाले यानी कि इसका जो श्रेय जाता है जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचली। मशीन लैंग्वेज सपोर्ट होती थी। मशीन लैंग्वेज मतलब समझ गए 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा महंगे थे कि नहीं थे? बिल्डिंग बराबर के थे तो ऐसे, हाँ बहुत ज़्यादा महंगे थे। साइज बड़ा था कि नहीं बड़ा? बिल्डिंग बराबर। हीटिंग कंज्यूम करते थे कि नहीं ज़्यादा? मतलब बिजली खपत ज़्यादा करेंगे तो हीट भी करेंगे। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम था क्या वहाँ पर? नहीं था। कौन कौन से कंप्यूटर को आप फर्स्ट जनरेशन के बोल सकते हैं? एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। बस ध्यान में रखना कि एनिएक था, एडवेक था और यूनिवेक था। सेकेंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चली? 56 से 63। और क्या डिवाइस इसमें यूज हुई? ट्रांजिस्टर। बनाने वाले का नाम था विलियम शॉकली। ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी अपेक्षा काफी क्या हो गया? ये फास्ट। और फास्ट हो गए तो छोटे भी हो गए और भरोसेमंद भी हो गए। ठीक है, क्योंकि डिवाइस अच्छी आ गई। जब डिवाइस अच्छी है तो डाटा हमारा अच्छे से जो है प्रोसेस होगा, आसानी से अपडेट कर सकते हैं। बिजली कम खपत होगी तो लो हीटिंग होगी। ठीक है। आपको एक जोड़ते चलना है, पिछली से क्या बता दो, अच्छा बता दो, और अगली वाली से थोड़ा कम बता दो, तो आपका काम होते रहेगा। इसमें प्रोग्रामिंग देखने को मिली कोबोल, फोर्ट्रान। ठीक है। और उदाहरण के रूप में देखे कौन कौन से थे? PDP-8, IBM 1400, IBM 7090, यूनिवेक। देखो यूनिवेक यहाँ था, इसका ही अपग्रेडेड वर्जन देखो। ठीक है, वर्जन बढ़ा दिए। और CDC 3600। थर्ड जनरेशन है, इसमें क्या यूज हुआ बताओ जरा? आईसी। बनाने वाले का नाम क्या था? जैक किल्बी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। फास्ट हो गए, छोटे हो गए, भरोसेमंद हो गए, आसानी से अपडेट कर सकते उसी के जैसे सेम टू सेम। प्रोसेस माइक्रो और नैनो सेकेंड्स में, मतलब बहुत बड़ी गणना को ये छोटी सी समय में क्या कर देते थे? प्रोसेसिंग कर देते थे। ठीक है। पास्कल और बेसिक लैंग्वेज यहाँ यूज हुई। और एग्जांपल आप देख लेना, IBM 360, IBM 370, PDP यहाँ 8 था, यहाँ पे क्या हो गया? 11। ठीक। यूनिवेक का देखो वर्जन बढ़ गया, 7 की जगह क्या हो गया? तो वो ही उठाकर यहाँ रख दो और एक एक बढ़ा दो, एक एक दो दो जो भी है ना। एक दो बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। फोर्थ में देखो क्या यूज हुआ? आईसी का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या था? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या? गाने भी सुन लो, इंटरनेट भी चला लो, कुछ एडिटिंग भी कर लो, सब साथ में एक साथ चल रहा है, एक से अधिक प्रोसेसिंग चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग। और GUI का मतलब क्या हो गया?
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका मतलब पहले हम टेक्स्ट में काम करते थे, अभी कैसे काम कर रहे हैं, माउस के थ्रू क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या, आइकॉन बेस्ड हो गया। तो आइकॉन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल रहे हैं अपन, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। अब प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वही जिससे सॉफ्टवेयर बनता है, उसी में एक स्ट्रक्चर होती है और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे बार बार आप उदाहरण बताओ, जैसे भगवान जी ने हमको बनाए होंगे तो कैसे बनाए होंगे, हर एक के लिए इतना टाइम निकालते होंगे, दो हाथ होना चाहिए, दो नाक होना चाहिए, कि एक नाक होना चाहिए, जो भी है, इतनी प्रोग्रामिंग हर एक के लिए करेंगे कि किसी एक के लिए करेंगे। एक उनने बनाए होंगे सांचा, सांचा मतलब समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर, सांचा बनाया उनने, उस सांचे में डिफाइन कर दिया इंसान में क्या क्या फैसिलिटी होती है। अब बताओ हर एक इंसान कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं हम, थोड़ा सा चेहरा अलग हो जाता है, अब मतलब लंबा चेहरा है उसी को ऐसे ठोक दिए गोल हो गया, जो भी है थोड़ा सा उनने मैनेज कर लिए अपने हिसाब से। एक रखे होंगे इंजीनियर उनने कि भाई ये चेंजेस करना है। जैसे रेटिना सबकी चेंज होती है, फिंगरप्रिंट सबके चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें चेंज हो रही है सिर्फ वही चीजें उनने बचा कर रखी है, जो कॉमन है सब उनने स्ट्रक्चर में डाल दिए। अब उनने लाए क्या, रॉ मटेरियल, गुजिया बनाए कि नहीं, देखे गुजिया हम लाते हैं हम भरे, अब उसी गुजिया में देखो मिठाई वाला बन जाएगा, उसी गुजिया में सोजी वाला बन जाएगा, मैदा वाला, जो भी बनाना चाहे सब बन जाएंगे। सांचा चेंज हो रहा है क्या, नहीं, मटेरियल चेंज हो रहा है। तो जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को बनाना, तुमने देखो हमारा शरीर पांचों तत्वों से मिलकर बना है ना, 5 तत्व उठाए और एक ठो आत्मा उठाए और ले जाकर उस सांचे में फेंके, और इंजीनियर साहब को बोल दिए थोड़ा थोड़ा चेंज जो भी करना है, उनने अपने हिसाब से ठोका पीटी करके बधाई हो, होता कि नहीं होता। तो यही काम हो रहा है। तो भगवान जी तक ने मतलब अपनी प्रोग्रामिंग में मेहनत नहीं करे हैं, सिर्फ एक बार मेहनत करें। उसी प्रकार हम अगर प्रोग्रामिंग में कोई काम करना चाहते हैं तो हम बना लेते क्लास, क्लास मतलब सांचा, और फिर हम जो है, हम क्या है, भगवान ने एक स्ट्रक्चर बनाया ना, उस स्ट्रक्चर का ही एक रूप है कि नहीं, पर हमको स्ट्रक्चर कह के थोड़ी बुलाते हैं, हमको पर्टिकुलर इंसान और नाम बोल देते हैं। इंसान नाम का एक सांचा बना होगा, उसमें से हम निकल कर आए और हम क्या है, नाम से पुकारे जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार पुकारे जाते हैं, पर रहती क्या है, वो ओरिजिनल में क्लास का ही रूप रहती है। तो सांचा को हम खाते हैं क्या, क्या खाते हैं, अंदर से जो मटेरियल रहता है, यानी कि सही रूप में वर्क कौन कर रहा है, इंसान, कि इंसान नाम की क्लास कर रही, कौन कर रहा है, इंसान रहेगा तो ही पहचान होगी ना उसकी, क्योंकि बना कर रख दोगे चुपचाप रखी है। तो ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, बाद में पढ़ेंगे विस्तार से, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब। स्मॉल हो गए, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति इसको खरीद सकता है, जबकि यहां तक देखो जब कमरे बराबर की चीज है तो बेचारा कमरे बराबर में तो वो खुद ही रह रहा है, कंप्यूटर कहाँ रख लेगा, दूसरी चीज बड़े महंगे आते रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आसानी से यूज होने लगे, यहाँ डॉस और विंडोज आ गए, लैन बैन आ गए, यानी कि हम कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से, और इंटरनेट भी चला सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, IBM का PC, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, बहुत फेमस, ठीक है। स्टार 1000, एप्पल समझते हैं ना, मैकिनटोश, ठीक है, अल्टर, 888 अब आ गया क्या, 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन में क्या आया, वेरी लार्ज को ही अपग्रेड करके क्या कर दिए गए, अल्ट्रा लार्ज। तो वेरी लार्ज बड़ा होता है कि अल्ट्रा लार्ज बड़ा, अल्ट्रा लार्ज बड़ा होता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, इसकी बहुत अधिक कैपेसिटी हो गई, ठीक है, और ये वेरी लार्ज का ही अपग्रेडेड वर्जन था। काफी पावरफुल हो गए, रिलायबल, इजी टू यूज, कॉमन चल रही विशेषता है, ये आपको एग्जाम में लिखने का काम आएगी। पोर्टेबल का मतलब, अभी मोबाइल देखो ये भी क्या है, 5th जनरेशन का, लटकाए जेब में और भाग गए, कहीं तो हाथ में लटका भाग जा रहा है, तो क्या है, कंप्यूटर को खिलौना बना लिए, ठीक है। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब आसानी से हम स्पीडली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज, ईमेल है, WW, और मुख्य रूप से किस पे फोकस है, AI पर। AI मतलब क्या है, इंसान जैसे ही कंप्यूटर सोचने लगेगा। फिर देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे, 5th जनरेशन में, ठीक है। तो आपको बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, 5 जनरेशन में आपको याद क्या रखना है, लगभग 7 से 8 10 साल के आसपास का एक ड्यूरेशन याद रख लो, ठीक है। और यहाँ इस चित्र को बनाने की कोशिश मत करना, एग्जाम में बन जाए तो अच्छी बात है, बना तो बन तो जाएगा वैसे, है ना, मोटा मोटा बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत मत करना। एक ठो ऐसे बना के, जैसे इसको बनाना क्या है, एक ठो तिरछा सा एक रेक्टेंगल बनाओ, 3 लाइन खींचो, ऊपर भी एक बनाओ और एक गोला बना दो, खत्म, बन गया ट्रांजिस्टर। बल्ब भी बना सकते हैं, सेम टू सेम पेंटिंग मत कर देना, पेंटिंग करोगे 3 घंटे उसी में चल जाएंगे, ठीक है। IC भी बना सकते हैं आप, सब बना सकते, रेक्टेंगल ही तो है,
कौन सा दिक्कत है? वैक्यूम ट्यूब याद रख लेना पहले वाले में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, इसी को 3 तक ही तो याद रखना है, चौथे में वेरी लार्ज कर देना और 5वें में अल्ट्रा लार्ज कर देना। कॉमन विशेषता याद रख लेना और कुछ नाम, हो गया आपका। अब आगे देखो इसी का कुछ विस्तार रूप दिया है, ये भी आप देख सकते, देखो एक टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे, जिसमें मुख्य चीज आ गई। देखो ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, और वेरी लार्ज को क्या बोले थे हमने, माइक्रो प्रोसेसर, और ये अल्ट्रा लार्ज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है। ठीक है, देखो ये ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे ये दूसरा बताएगा, देखो ये कोई दिक्कत थोड़ी है, 70 तक चला क्या, थर्ड जनरेशन, 70 से लेकर वर्तमान तक क्या चली, फोर्थ। अब वर्तमान मतलब भाई आज हम वर्तमान बोल रहे हैं, पर भविष्य में वर्तमान थोड़ी कहलाएगा, ये तो बदलते रहेगा ना। हो सकता है अभी भी तो एआई आ गया ना, कि नहीं आया है। ठीक है, चलो आगे चलो, ये आप पढ़ लेना एक बार, उसी का डिकोड रूप है सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया है, सारी चीज़ें दी है, और ये वैक्यूम ट्यूब हमारा, और ये कंप्यूटर है जो इसमें यूज़ हुआ था। आगे चलेंगे। अच्छा देखो पंच कार्ड देखना था ना आपको, देखो ये OMR सीट टाइप की चीज़ें दिख रही, गोला काले करते हैं, ये पंच कार्ड है जिससे इनपुट दिया जाता है। देखो ये बटन दबाई जा रही है। ठीक है, ये व्यक्ति है, देखो ये खड़े हैं भैया, ये JP एकट या JW मुचली में से कोई होगा, है ना, तभी तो खड़े हैं। कि किसी को फोटो, आज की डेट में क्या हो गया है, किसी नई कार लाए, दूसरा उसके सामने खड़ा होकर सेल्फी डाल देता है। अच्छी बात है क्या? नहीं है। दूसरे की कार के सामने क्यों खींचेंगे? अपनी अगर हीरो पुक भी है, एक्सल भी है, तो भी खींच कर डालने की बनती। ऐसे ही इन्होंने भी देखो, हमने बनाए हैं कुछ भाई फोटो, रिपोर्टर आए होंगे तो खींचे होंगे, उस समय भी तो रिपोर्टर रहे होंगे। इसकी कुछ विशेषता है, देखो ये वही चीज़ है जो हमने शॉर्ट में लिखे थे, इसको आप एक बार पढ़ना है। इसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर देखो छोटे हो गए, देखो ये है ना, ये देखो ये इतना बड़ा टाइपराइटर हुआ, टाइपराइटर नहीं है वो, कंप्यूटर है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, ये बताएंगे, ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ देखो आईसी से युक्त कंप्यूटर कौन सा था, थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन में देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में इस प्रकार की भी है, असीमो नाम का रोबोट, आपको पता होगा, होंडा कंपनी ने बनाया है। ठीक है, खरीद सकते हैं आपको अगर ज़रूरत है तो, बेसिक काम करने के लिए। मैंने बताया था ना, सर्वेंट यानी कि हमारे नौकर के रूप में अगर काम करवाना है ना, उल्टे सीधे काम मत करवाना, समझेगा ही नहीं वो। ठीक है, देखते रहेगा वैसे, हाँ क्या बोला इनने, जैसे रहता है ना कन्फ्यूज़न में। जैसे आप ही सोच लो, आपको कुछ किसी ने कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया, तो आप ऐसे बोलते, मतलब सिंपल सी बात, देखते रहोगे, फिर सामने वाला बोलेगा इसको कन्फ्यूज़न हुआ, दोबारा से बोलेगा, है ना। पर वो तो मशीन है, उसको कैसे समझाओगे? तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वही चीज़ें समझेगा, कुछ भी समझ जाएगा वो। हाँ, जो हमने बता चुके हैं, अब हमारे अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग करे हैं, है ना, तो इसलिए समय समय पर खुद भी अपग्रेड होते जाता है ना, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इतनी अच्छी मशीन है। चलो ये आप पढ़ लेना। अब हम जो है क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब वो 8 मशीन जो देखे थे अपन ने अबेकस वाली, वहां से शुरुआत हो गया अभी तक। ठीक है, तो वहां शुरुआत होगी। हिस्ट्री का मतलब क्या है, पुरानी चीज, मतलब जो भी पुरानी चीज है उसको ढूंढकर पढ़ना, या जो पुरानी चीज है उसको पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्ट्री। तो कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे अपन अब। तो एक मोटा मोटा देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था अबेकस, पर देखने में ऐसा नहीं फील होगा कंप्यूटर था वो। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या था ये बताओ यार, गणना करना, एक समय पहले जब उसको बनाया गया था। तो ये अबेकस आपने देखी कि नहीं, स्लेट आती थी पहले, आधी स्लेट रहती थी और आधे में हम बोलते थे दाने गुड़िया क्यों लगा दिए हैं, है ना। वो ऐसा नहीं रहता, वो कैलकुलेशन के लिए रहता था। एक में 10 रहता था, एक में 9 रहती थी, 8 ऐसे 1 तक रहती थी, तो वो कैलकुलेशन होता था। तो अबेकस का काम क्या था, देखो अबेकस का पूरा नाम अगर देखें तो अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये अबेकस का पूरा नाम है। अभी पूरा फ्रेम है, फ्रेम में देखोगे तो खड़ी लाइनें जो है क्या कहलाती थी, रॉड, और जो छोटी छोटी जो दाने हैं उसको क्या बोलते थे, बीट। अभी एक होता था हॉरिजॉन्टल बार, और ये होता था देखो अपर डेक और लोअर डेक। बस आपको इसका ध्यान रखना है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ लिखी है। कहाँ बना था, 1602 में चीन में। ठीक है, बेबीलोन मेसोपोटामिया में अंकों की गणना करने के लिए इसको बनाया गया था, और विश्व का पहला गणना यंत्र था। बस इतना ध्यान रख लोगे, आपका काम हो गया। नेक्स्ट जो मशीन थी वो थी नेपियर बोन्स। ठीक है, आपने इस प्रकार की चीज़ें देखे होंगे, कुंडली नुमा आकृति, है ना, मूवी में वगैरह हम देखते होंगे, तित्ते से जो ताम्र पत्र होते हैं उनको निकाला जाता है। तो ये क्या था,
स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने बनाया था। तो नेपियर से क्या बन गया? नेपियर। बोन्स मतलब होती हड्डी, तो सिंपल सी बात है, जिनने बनाया उसकी हड्डी, है ना, ऐसा हम याद रखने के लिए। ठीक है, 1617 में। और ये क्या क्या काम करता था बताओ? 3 काम करता था, जोड़ना, घटाना और गुना करना। और इस टेक्निक को क्या बोला जाता था? जो भी बोला जाता था याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो डिवाइस थी वो क्या थी? पास्कलाइन। ठीक है, ब्लेच पास्कल के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? पास्कलाइन। आप भी कुछ बनाओ, आपके नाम पे कुछ बन जाएगा, है ना, कोशिश तो करो बनाने की। ठीक है, एक फ्रांस के थे ये, यूरोप के लोग बहुत आगे, पहले चीन आ गए, चीन अभी भी आगे है, सिंपल सी बात। वहीं से चीजें कहाँ गई? यूरोप तरफ, और यूरोप से निकल कर फिर दुनिया में। ठीक है, यूरोप की क्रांति, अमेरिका की क्रांति देखे होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अच्छा औद्योगिक क्रांति सुने होंगे ना आपने? सुने कि नहीं? विश्व इतिहास में पढ़े होंगे। तो कहाँ से शुरू हुई थी? यूरोप से, है ना, तो आगे तो यूरोप ही है। क्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि अचानक से कुछ नई चीज हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? क्रांति। ठीक है, ये देखो 1642 में बना था और सिर्फ 2 काम करता था, क्या? प्लस और माइनस। आगे देखेंगे तो देखो ये पास्कलाइन डिवाइस को ही देखो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखो यहाँ आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ दिख रही क्या? अच्छे से नहीं दिख रही। यहाँ देखो जरा, आपको ये चीजें देख कर कुछ समझ में आता होगा, बताओ जरा कहाँ देखे? गाड़ी चलाते कि नहीं? ऑडोमीटर देखे हो? 0 से लेकर 10 घूमता, तब साइड वाला व्यक्ति 1 घूमता है, मतलब बहुत ही जिद्दी। फिर वो 10 तक वो भी बदला लेता है, वो 10 तक घूमेगा, उसके साइड वाला बोलेगा हाँ 1 ही घूमूंगा मैं, फिर वो भी 10 तक घूमेगा, तब ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये डिवाइस भी कैसी थी? जोड़ना और घटाना। ये अगर 10 तक घूमेगा तब ये 1 घूमेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा, ऐसा का काम हम कुछ सील लगाते हैं रसीद बुक में, तो नंबर खुद ब खुद बढ़ता है या डेट बढ़ती है, तो वो भी इस प्रकार से रहता है। हालांकि वो कंप्यूटर नहीं है, पर ये ऑडोमीटर क्या है? ऑडोमीटर इसी का अपग्रेडेड रूप है। किसका? पास्कलाइन का। ठीक है, अभी की डेट में ऑडोमीटर को भी विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल आ गया, चाबी लगाओ और खुद ब खुद वो दिख जाता, वहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ। और मीटर अगर कुछ खराब हुआ तो कुछ ही नहीं दिखेगा, बैटरी डाउन है तो भी, जबकि वो हमारा सिंपल वाला मीटर सब दिखा देता है। नेक्स्ट क्या था? लेबनीज कैलकुलेटर। अब देखो इसको बनाया था गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने। तो लेबनीज के नाम पे क्या बन गया? या तो आप वैज्ञानिक नाम याद रखो, या तो आप कंप्यूटर का नाम ले देख, घूमकर वो वहीं आ जा रहा। ठीक है, ये क्या क्या काम करता था? ये 4 काम करता था। ठीक है, और कब बना था ये? 1600। और यहाँ था देखो रेकोनिंग मशीन। हमने 8 डिवाइस देखे थे, वहां पे भी देखे थे रेकोनिंग मशीन। तो ये कब बना था? इसका नाम लेबनीज कैलकुलेटर भी है। ये देखो ये है, ये कुछ ऐसा दिख रहा ना, पैडल चलाते हैं, देखो इधर भी पैडल है उधर भी पैडल है, तो गुणा भाग करने के लिए पैडल चलाया जाता था। ठीक है, जनरेटर में चलाते हैं हम इस प्रकार का। जनरेटर में देखे थे, शटल बहुत बड़ी रहती, किसी को उसको घुमाने के लिए भी चलाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, वो लगा के रखते हैं वहां कि छुपा के रखते हैं उसको? कोई भी खोल देगा, कोई भी लगा देगा नहीं तो, है ना। अब बना डिफरेंस इंजन, याद आया कुछ? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, पर फेल हुआ कि सफल हुआ? फेल हुआ, है ना। चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया 1822 में, और ये भाप से चलता था। ट्रेन बना दी उसको, भाप से चला दिए। ठीक है, गणना कर सकता था, परंतु कैसा रहा? अब असफल रहा। तो उसी में कोई चेंजेस हुए और उसका नाम बदल कर क्या कर दिए? एनालिटिकल इंजन। फिर से बनाने वाले का नाम क्या पड़ गया? चार्ल्स बेबेज। 1833 में या 34 में बना था। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये देखो प्लस माइनस और गुणा, पर गुणा कब? गुणा ये सारी कैलकुलेशन कब करेगा? जब उसमें प्रोग्रामिंग हो। तो यहाँ पर इसको लाकर भी उन्होंने असफल माने। क्यों माने असफल, बताओ जरा? क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो उसी समय एक और पर्सन थी, ये देखो ये सुंदर सी महिला। आज की सुंदर सी महिला कुछ नहीं कर सकती, वो देखो इतनी सुंदर थी, उन्होंने प्रोग्रामिंग बना दी उसके नाम पे, है ना। तुम भी कुछ करो जरा। तो इनका नाम क्या था? लेडी एडा अगस्टा, है ना, ऐसा शॉर्ट में नाम याद रखो। इसी के नाम पे क्या पड़ गया? मतलब प्रोग्रामिंग का नाम क्या पड़ गया? एडा। ठीक है, तो आप एडा याद रखो या इनका नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसे जाता? पहला, है ना, कंप्यूटर के पिताजी, मॉडर्न कंप्यूटर के पिताजी। हालांकि पिताजी बहुत सारे अभी बनाए वाले, पर मॉडर्न कंप्यूटर के पिताजी किसे बोलेंगे? और पहली प्रोग्रामिंग की जनक लेडी एडा अगस्टा, और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? प्रोग्रामिंग का नाम एडा। ठीक है,
विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बोला जाता है एनालिटिकल कंप्यूटर, मतलब जो इंजन है उसको। क्यों? क्योंकि उसमें पहली प्रोग्रामिंग की गई थी। इसके पहले प्रोग्रामिंग थी ही नहीं। ठीक है, पैडल घुमा रहा है, कहीं साइकिल घुमा रहा है, कुछ कुछ से प्रोग्रामिंग कर रहा है। आगे बना टेबुलेटिंग मशीन। अभी टेबुलेटिंग मशीन अमेरिका में बनी थी। आपने जनगणना सुनी है ना, 10 वर्ष में होती है, कितने मेल है, कितनी फीमेल, कितनी जनसंख्या, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़, सब कैलकुलेट होता। क्या होती वो? जनगणना, सेंसस बोलते हैं। तो अमेरिका में जनगणना करने के लिए इस मशीन को विकसित किया गया था, टेबुलेटिंग मशीन। किसने बनाया था? हरमन होलरिथ ने 1890 में। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। और ये मशीन है, देखो ये। अब इतने सारे कांटे आपको देखने को मिलते होंगे, कहीं तो देखने को मिलते होंगे, है ना। वो एक मशीन चेक करते हैं, वो कांटा घूमता है, मल्टीमीटर या जो भी बोलते हैं उसको, करंट चेक करते हैं। उसी प्रकार के ढेर सारे आपने देखा होगा। ITI वाले या फिर जो इंजीनियरिंग करते हैं उनकी लैब में जाकर देखना, ऐसी की मशीन ढेर मिलेगी। अब वो यही मशीन नहीं होती, वो दूसरा काम करने के लिए होती है। पंच कार्ड आपको याद है? इनपुट के लिए यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में। ये देखो ये, ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आया ABC। ABC का नाम ऐसा मत सोचना हमारी अल्फाबेट हो गई। ये 2 व्यक्ति के नाम है, एटानासॉफ और बेरी। ठीक है, एक थे टीचर और एक था स्टूडेंट, दोनों ने मिलकर बना दी, इसलिए दोनों का श्रेय जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए? ABC, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, 1942 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल मतलब समझ सकते, 0-1 पे जो काम करेगा। आगे देखो, ये मार्क 1 था। क्या था ये? हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, IBM प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों कंपनी के साथ मिलकर। और आविष्कारक का नाम क्या था? हार्वर्ड आइकेन। ठीक है, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये। ठीक है, यांत्रिक कंप्यूटर था परंतु स्वचालित विद्युत यांत्रिक था, और इसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। अब बताओ, दूसरा विश्व युद्ध कहाँ से कहाँ तक चला था? 1939 से लेकर 45 तक। तो और ये कब बना बताओ मुझे? डेटे नहीं लिखी इसमें, तो सिंपल आप समझ जाओ, 39 से लेकर 45 के अंतर्गत ये बना था। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत यूज भी हुआ। तो ऐसा मान लो कि 39 में भी हो सकता, उसके पहले भी हो सकता, क्योंकि शुरुआत हुई तो वहीं पे यूज होगा। ठीक है, ENIAC याद आया कुछ? पहली जनरेशन का कंप्यूटर। नाम क्या है पूरा? देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। आविष्कारक का नाम था क्या? जॉन मुचली और JP एकर्ट। ठीक है, आपके 2 दोस्तों के नाम। 1946 आपको याद आया कुछ? 1940 से लेकर 56 तक पहली जनरेशन थी। तो ये कब बना? तो पहली जनरेशन यानी वैक्यूम ट्यूब लगा होगा कि नहीं लगा होगा इसमें? हाँ, लगा होगा। और यहाँ प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, यांत्रिक नहीं था। क्या था ये? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फिर बना एडसेक। एडसेक का पूरा नाम देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ये भी 1949 में बना। मतलब कौन सी जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन। बनाने वाले का नाम था मॉरिस विल्केस और उनके साथियों ने मिलकर। अब साथी ढेर सारे रहे होंगे, कितने टोकना भर नाम लिखने से रहे। तो जो मुख्य है उनका, जैसे सरदार होता है कि नहीं, लीडर जो भी होता है, उसका नाम लिख दिया उनने। और देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहचानते हैं कि नहीं? लंदन की है क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? तो सिंपल सी बात, फिर बात आ गई यूरोप की। तो कुछ भी काम हो रहा है पहले कहाँ हो रहा है? यूरोप में हो रहा है। और यहाँ देखो, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। अभी तक के जितने भी कंप्यूटर बने उनमें स्टोरेज नहीं रहता था, मतलब मेमोरी नहीं रहती थी, पर इसमें मेमोरी हो गई कि नहीं? आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था जिसके पास खुद की स्टोरेज होती थी? तो क्या था वो? एडसेक। या फिर बोल देगा एडसेक का पूरा नाम बताओ, है ना, कुछ भी आ सकता है। अब आया एडवेक। तो एडवेक कौन सी जनरेशन का है? पहली जनरेशन का। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी उसके आसपास ही बना है अंदर। एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? जॉन मुचली और JP एकर्ट, वही पहली जनरेशन वाले व्यक्ति। देखो, दूसरा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। यहाँ देखो, पहला कंप्यूटर कौन सा था? एडसेक। और दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? लाइन से ही लगे हैं। अगला देखो, यूनिवेक। कौन सी जनरेशन का है? देखो, 1951। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। देखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका मतलब यूनिवेक। इन्वेंटर का नाम क्या था? वही 2 व्यक्ति फिर से। पहली जनरेशन याद है, उसके एग्जाम्पल याद है, तो उसका जो आविष्कारक यानी इन्वेंटर है वो भी याद रहना चाहिए।
देखो पहला सामान्य प्रयोजन के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सामान्य प्रयोजन का मतलब क्या होता है? घर में आप उपयोग करते हो तो आप नॉर्मल उपयोग करते, कहीं वैज्ञानिक अनुसंधान कर देते? नॉर्मल, यानी सामान्य उपयोग करते। तो पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, पर खरीदने योग्य था क्या? अरे फर्स्ट जनरेशन कौन खरीद सकता है? सेकंड भी नहीं खरीदे, थर्ड भी अभी बिजनेस, थर्ड जनरेशन भी यूज़ नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि अपग्रेड हो गई, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे आगे। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जो व्यवसायियों को बेचा गया था। व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन ऐसे हल्के फुल्के थोड़े रहते हैं, अरबों का टर्नओवर है ना, बहुत बड़ी एरिया में रहता है, तो वो तो रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते, है ना। काम आसान हो रहा तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर है देखो जैकार्ड लूम, जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था कपड़ा बुनने वाली मशीन। अब कपड़ा बुनने वाली मशीन को भी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है, 1801 में। फ्रांसीसी था ये, फ्रांस का बुनकर था। बुनकर मतलब क्या होता है? कपड़ा बुनने वाला, ठीक है। चलो ये हमने इतिहास यहाँ पे देखे, और क्या देखे हमने? जनरेशन। इसके बाद हम देखेंगे प्रकार। तो अभी बताओ मुझे यहाँ पे, ये जो जनरेशन है इसमें पांचों में कोई दिक्कत? मेन चीज़ आप याद रख लेना, है ना, उनके वैज्ञानिक के नाम, कुछ कॉमन चीज़ें आप देख लेना। इधर आपको हर चीज़ की जो है देखो अलग से विशेषताएं देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे विशेषताएं, ठीक है। घाटा और फायदा दोनों आप देख लेना। घाटा क्या होता था पता है ना? जब आप अगली जनरेशन पढ़ लोगे पीछे का ऑटोमेटिक घाटा निकाल सकते हो, यानी कि लॉस। कैसे? बिजली ज़्यादा खाता था, जगह ज़्यादा घेरता था, ज़्यादा पैसे लगते थे, हीटिंग ज़्यादा होती थी, सब ज़्यादा कर दो तो क्या हो गए? घाटे। और सेकंड जनरेशन में जाओगे, सेकंड जनरेशन के क्या घाटे निकालोगे? थर्ड जनरेशन को पहले पढ़ लेना, फिर सेकंड में जाओगे तो खुद ब खुद घाटा पता चल जाएगा। समझ गए? तो अभी की डेट में हम जो जितना सीख लिए, हम पुराने लोगों को क्या बोलते हैं? तुमको कुछ नहीं आता, तुम पुरानी जनरेशन है। ऐसा थोड़ी, उनको अपन से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो तो आप ये जनरेशन पढ़ लेना, और दूसरा एक बार इसके इतिहास को थोड़ा सा दर्शन कर लेना। पीडीएफ में पूरी डिटेल और मिल जाएगी आपको, पीडीएफ दूंगा मैं उसमें, ठीक है। तो इतना आप पढ़ के आओगे। पहला वाला जो बताया था वो पढ़े कि नहीं? बेसिक वाला पढ़े ना? पढ़ते जाना। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आज इकट्ठा इसलिए नहीं पढ़ते, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। नो सिग्नल बोलने लगेगा आपका सिस्टम। चलो पढ़ लो, प्रैक्टिस करो जो भी करना है।